पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बानी को एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ है। पठान बानी से बोलता है, आज का दिन है तुम्हारे पास, कल मैं तुम्हें दुबई लेकर चला जाऊंगा और हम वहां निकाह करेंगे। बानी कहती है, निकाह तो तुम तब करोगे जब जिंदा बचोगे। मेरा विराट आएगा और तुम्हारा नामो निशान मिटाकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। मुझे मेरे मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर पठान एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, सुना राणा, इसे इसके मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। हम भी देखना चाहते हैं इसकी मोहब्बत में कितनी ताकत है। आज शाम तक इसका विराट इस तक नहीं पहुंच पाया तो इसे हम ले जाएंगे और वहां इसे अपनी बेगम बनाएंगे, और अगर इसका विराट यहाँ तक पहुंच भी गया तो भी उसे मारकर इसे ले जाएंगे, पर ले तो जाएंगे ही। कहकर वो एक शैतानी हंसी हंसता हुआ चला जाता है। फिर से दरवाजा बंद हो जाता है। बानी ने रोते हुए कहा, विराट प्लीज मुझे बचा लो, आज शाम तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो मुझे तुम हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। यहाँ विराट का दिमाग काम नहीं कर रहा था। कल्लू ने कहा, गुरु पूरा शहर छान डाला, कहीं भी पठान मिल नहीं रहा है। कहीं पठान मुंबई छोड़कर चला तो नहीं गया? नहीं कल्लू, वो मुझसे आमना सामना किए बिना कहीं नहीं जा सकता। तो फिर वो मिल क्यों नहीं रहा है? रॉकी ने जो जो एड्रेस दिए थे सब जगह देख लिया। अब विराट ने कहा, रॉकी को यहाँ बुला मेरे सामने। कल्लू रॉकी को फोन करके वहां बुलाता है। कुछ ही देर में रॉकी विराट के सामने खड़ा था। वो नशे की हालत में झूल रहा था। विराट ने पूछा, ये ऐसे झूल क्यों रहा है? अब गुरु, ये 24 घंटे इसी हालत में रहता है। विराट ने उसका कॉलर पकड़कर उसे सामने सीधा खड़ा किया। बोल रॉकी, ऐसी कौन सी जगह है पठान का जो तूने हमें अभी तक बताया नहीं? भाई मैंने तो सब एड्रेस दे दिया जो जो मुझे पता था। विराट उसके माथे पर पिस्तौल पॉइंट करते हुए कहा, ठीक से याद करके बोल, नहीं तो अभी तेरी खोपड़ी उड़ेगी। रॉकी का आधा नशा तो वैसे ही उतर गया। गुरु भाई, मैं सही बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पठान का अड्डा था सब बता दिया आपको, कुछ बचा ही नहीं बोलने को। विराट ने ट्रिगर पर उंगली रखी तो रॉकी ने हड़बड़ाते हुए कहा, गुरु भाई मैं सच बोल रहा हूँ, उसके सारे पते तो आपको बता दिया, बस वो हवेली छोड़कर। एक मिनट, कौन सी हवेली? सब एक दूसरे को देखने लगे। वो हवेली जहाँ पठान पहले अपना माल रखता था, वो जंगल में। लेकिन एक बार पुलिस वहां पहुंच गई तो तब से वहां का कामकाज बंद है। बस यही एड्रेस तो चाहिए था, गुरु ने तपाक से कहा। कल्लू, इसे डाल गाड़ी में, हम सब वहीं अभी चलते हैं। रघु ने कहा, लेकिन गुरु इसने बताया ना अभी कि पुलिस एक बार वहां पहुंच चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस अड्डे पर पुलिस छापा मार चुकी हो वो वहीं छुपा होगा। यही तो उसकी चाल है रघु, पठान पक्का वही है। सब गाड़ी में बैठते हैं। रॉकी भी साथ था, वो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। कुछ ही देर में सब हवेली पहुंच गए थे। बाहर जीप में रॉकी और टकले को छोड़कर गुरु, रघु और कल्लू हवेली के अंदर जाने लगे। गुरु ने जाते हुए इंस्पेक्टर को वहां का लोकेशन भेज दिया। वो सब हवेली के अंदर गए, पर ये क्या, हवेली तो बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। हवेली को देखकर रघु ने गुस्से में कहा, यहाँ भी नहीं है पठान, पता नहीं बानी को लेकर कहाँ छुपा बैठा है। गुरु उसकी बातें सुनकर चुप रहा। आसपास देखते हुए हवेली को वो गौर से देखने लगा। तभी गुरु का ध्यान नीचे जमीन पर गया और उसके माथे पर बल पड़ गए। अब गुरु, छोटे, रघु, कल्लू सबको वहां से एकदम से भागने का इशारा करता है। सब वहां से निकले ही थे कि हवेली के चीथड़े उड़ गए। गुरु ने वक्त रहते सबको बचा लिया। वो सब हवेली के बाहर जा चुके थे, मगर हवेली आग की लपटों में आ चुकी थी। ये देखकर सब हैरानी से पूछने लगे, गुरु ये सब क्या है? गुरु ने अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, हवेली में बारूद बिछाया गया था, वो कमीना यही है। रघु ने गुरु को देखते हुए कहा, और ये भी पक्का है कि उसे पता चल चुका है कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। गुरु ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी छोटे ने अचानक से गुरु और रघु को धक्का दे दिया। तीनों नीचे गिरते हैं। किसी ने उन पर बंदूक चलाई थी। फिर एकदम से वहां आसपास छुपे हुए लोग गुरु, छोटे, रघु, कल्लू सबके सामने आ जाते हैं। उन लोगों ने गुरु और उसके आदमियों पर अपनी अपनी AK-47 राइफल तान दी। उन लोगों को देखकर गुरु, रघु, कल्लू सब चौकन्ने हुए, पर इतने लोगों का सामना करना, वो भी इतनी बंदूकों से, बेवकूफी थी। फिर भी गुरु और उसके आदमियों ने ही पहल की।
जल्दी से अपनी बंदूक से फायर किया और भगदड़ मचाकर छुपना चाहा। तभी वहां खड़े तमाम गुंडों को किसी ने गोलियों से छल्ली कर दिया। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। गुरु ने छोटे कल्लू और रघु को देखते हुए कहा, यहाँ का कोना कोना छान मारो, पठान यहीं कहीं है और बानी भी। रघु, छोटे और कल्लू ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सब अलग अलग दिशा में आगे बढ़ गए। ये हवेली मुंबई का एक सुनसान इलाके में स्थित था, जिसके कारण यहाँ रात में आना जाना बिल्कुल ना के बराबर था। अंधेरा अधिक था तो ऐसे में बानी को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब पुलिस की टीम, गुरु और गुरु के आदमी वहां अंधेरे में चारों तरफ फैल गए। गुरु अंधेरे में एक और चले जा रहा था कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया। आह! दर्द से गुरु की चीख निकल गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया और तभी उसे आने वाले खतरे का एहसास हुआ। वो सतर्क हो गया, जल्दी से मुड़ा तो अंधेरे में एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा था, मगर उसने भी जल्दी से उसे रोककर एक झटके में उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे पछाड़ दिया। तभी दो और आदमी उसकी तरफ रोड लिए बढ़े। गुरु ने भी फुर्ती दिखाकर उन लोगों के बाढ़ से खुद को बचा लिया। अपने बंदूक की गोलियों से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। गुरु को अब समझ में आ चुका था कि पठान कहाँ छुपा है, इसलिए वो उसी रास्ते में अंधेरे में और आगे बढ़ गया। काफी देर तक चलने के बाद पेड़ पौधों को लांघ कर वो अब उसके पीछे बने एक और हवेली के सामने खड़ा था। गुरु ने जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहां आने के लिए कहा कि तभी उसे पठान के गुंडों ने गुरु को घेर लिया। पठान के आदमी राणा ने गुरु के मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा, बता, गोली खाकर मरेगा या मार खाकर? गुरु ने खुद को संभालकर खड़ा हुआ। एक झटके में राणा से उसकी राइफल छीनकर एक जोरदार मुक्का उसके नाक पर मारते हुए कहा, तू बेकार कोशिश क्यों करता है राणा? गुरु को मारने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तू बता, तू कैसे मरना चाहेगा? इतना कहकर गुरु शेर की तरह उन गुंडों पर टूट पड़ा। वो उन लोगों को लात घूंसों से मारकर एक एक को उठा उठाकर पटक रहा था। गुरु उन सभी पर भारी पड़ रहा था, जिसके चलते उसने कुछ ही देर में उन आदमियों को ढेर कर दिया। मगर उसके आगे बढ़ने पर एक बार फिर पठान के आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनके हाथों में बंदूकें थी और उन्होंने गुरु पर जैसे ही फायर किया, पुलिस ने बीच में आकर गुरु को बचा लिया। थोड़ी ही देर में पुलिस ने उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया, जिसकी भनक पठान को लग चुकी थी। उसका खेल अब खत्म हो चुका था। उसे पता चल चुका था कि वो अब गुरु के सामने और नहीं टिक सकता। वो उस पर भारी पड़ता जा रहा था, इसलिए वो बौखलाया हुआ सा बानी के पास आया। उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चल मेरे साथ। बानी अपना हाथ उसे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। पठान ने बानी को अपने कंधे पर उठा लिया। बानी ने अपना हाथ पैर चलाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर पठान ने उसकी चीख को दबाते हुए कहा, चुप, अब अगर ज्यादा चिल्लाई तो अभी उठाकर फेंक दूंगा। बानी उसकी बात सुनकर डरते हुए कहा, छोड़ो, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? बानी खुद को उससे आजाद करने के लिए उसकी पीठ पर अपने हाथों से मारने लगी, पर पठान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार चिल्लाई जा रही थी, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। पठान तो बस किसी भी तरह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी उसका एक आदमी वहां पर आया। पठान से बोला, पठान साहब, चारों तरफ से पुलिस ने हमें घेर लिया है, निकलना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर पठान ने गुस्से में कहा, बकवास बंद कर और गाड़ी बाहर निकाल, हम नीचे सुरंग के रास्ते से जाएंगे। उसकी बात सुनकर बानी की हालत खराब हो गई। पता नहीं ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। बानी हाथ पैर चलाने लगी। पठान उसे नीचे उतारकर गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। बानी उससे दूर जा गिरी। पठान के थप्पड़ की वजह से उसके होठों के कोने से हल्का हल्का खून निकल आया था। पठान बानी के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, चुपचाप चल मेरे साथ शांति से, नहीं तो तुझे यहीं मार डालूंगा। इतना कहकर वो नीचे बैठा। वहां से मिट्टी हटाई तो बानी की आंखें फटी की फटी रह गई। नीचे जमीन में एक दरवाजा बना हुआ था। दरवाजा खोल पठान ने बानी को जबरदस्ती गोद में उठाया। उसे अंदर ले जाना चाहा कि तभी किसी ने उसे जाने से रोक लिया। पठान मुड़ा तो गुरु ने मुक्का मारकर उसका जबड़ा हिला दिया, जिसकी वजह से बानी उसकी गोद से गिरने को हुई, पर गुरु ने अगले ही पल उसे बाहों में संभाल लिया, उसे सहारा देकर खड़ा किया।
उसने एक नजर वाणी को देखा ही था कि पठान उस पर टूट पड़ा। पठान ने गुस्से से गुरु के मुंह पर वार करते हुए कहा, वाणी को ले जाने से पहले आज मैं तेरा द एंड करके ही जाऊंगा। वाणी गुरु को इस तरह देखकर चिल्लाते हुए उसके पास आने को हुई, मगर गुरु ने गुस्सा करते हुए उसे दूर रहने के लिए कहा। वहीं खुद को पठान के बार से संभालकर उसने अब अपनी पूरी ताकत दिखाकर पठान को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर नीचे पटक दिया और किसी पागल आदमी की तरह उसे मारने लगा। वाणी गुरु को इस तरह देखकर उसके पास जाकर गुरु को रोकना चाहती थी, क्योंकि गुरु के हाथ में चोट लग चुकी थी, खून लगातार बह रहे थे। वो गुरु के पास जाने को हुई कि इससे पहले पठान के दो आदमियों ने गुरु पर पीछे से आकर हमला कर दिया, पर गुरु पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो बस पठान को मारे जा रहा था। इतने में रघु, छोटे, कल्लू सब वहां आकर उन दोनों आदमियों को पछाड़ देते हैं। अभी तक वहां पुलिस वाले भी आ चुके थे। रघु, कल्लू और छोटे ने गुरु को संभालने की कोशिश की, मगर गुरु पर जैसे भूत सवार था। पठान की वजह से उसने जो कुछ भी खोया था उसकी आंखों के सामने वही नजारा घूम रहा था। उसके पापा, जिसे उसने इस आदमी की वजह से खोया था, आज एक बार फिर से वो उसे उसकी जिंदगी यानी कि वाणी को छीनने की कोशिश कर रहा था। इधर वाणी ने गुरु को इस कदर बेकाबू होता देखकर डर गई और अगले ही पल बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। छोटे ने गुरु को पकड़ते हुए कहा, गुरु, वाणी को देख क्या हो गया है। पर गुरु नहीं रुका तो छोटे ने उसे झकझोरते हुए कहा, गुरु वहां देख, वाणी को क्या हो गया है। गुरु ये सुना तो उसकी नजर अपने पीछे पड़ी वाणी पर गई। वो जल्दी से पठान से दूर हुआ, वाणी की तरफ भागा। रघु, कल्लू और छोटे ने राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर पठान की तरफ बढ़ रहा था, पर पठान एकदम से उठा और अपने पास पड़ी बंदूक उठाकर इंस्पेक्टर पर तानते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं इंस्पेक्टर, मौत इतनी जल्दी नहीं आ सकती है पठान को। जानता हूँ यहाँ से जिंदा नहीं जा पाऊंगा, पर तुम लोगों को साथ लेकर ही मरूंगा। इतना कहकर उसने एक शातिर मुस्कान के साथ इंस्पेक्टर को गोली मारना चाहा कि तभी पठान पर गोलियों की बौछार हो जाती है। पठान के सीने को किसी ने गोलियों से भून डाला था। एक ही पल में उसका शरीर नीचे ढेर हुआ। सबने पीछे मुड़कर देखा तो गुरु के हाथ में रिवॉल्वर था। पठान ने अपनी आखिरी सांस लेकर अपना दम तोड़ दिया। गुरु ने सब छोड़कर जल्दी से वाणी को अपनी गोद में उठा लिया। उसे बाहर ले जाते हुए कहा, सभी निकलो यहाँ से, यहाँ जगह जगह पर बारूद बिछाया हुआ है। ये कहते हुए गुरु वाणी को लेकर बाहर निकल गया और उसके साथ बाकी सब भी। तभी एक जोरदार धमाका होता है। पठान के साथ साथ उसकी दुनिया भी इसी धमाके के साथ खत्म हो गई। विराट वाणी को लेकर अपने बंगले पर पहुंचता है। कुछ ही देर में वाणी को होश आ जाती है। उसे विराट ने सब कुछ सच बता दिया था कि वो कोई माफिया नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ पठान से बदला लेना था। अब वो आगे एक अच्छी जिंदगी जिएगा। वाणी उसके गले लग जाती है। रघु, कल्लू, छोटे, टकला सब जाने को हुए तो दादी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, 2 दिन के बाद विराट वाणी की शादी होने वाली है, तो शादी के बाद ही जाना। 2 दिन के बाद। आज विराट वाणी की शादी है। पूरे बंगले को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बंगले के बाहर मंडप बंधा हुआ है। वाणी के माँ बाप आए हुए हैं। बहुत ही ठाट बाट शान शौकत से दोनों की शादी होती है। इसी के साथ दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू होती है और हमारी कहानी की यही हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपने इस पूरी कहानी को सुना है तो आपको विराट और वाणी की जोड़ी कैसी लगी कमेंट में बताएं। कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू।